नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, वक्फ कानून के विरोध में हो रही सभा का मंच टूटा। बिहार के मधेपुरा में वक्फ कानून के विरोध में आयोजित सभा के दौरान हादसा हो गया। सभा के दौरान अचानक मंच टूट गया, जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर समेत 12 लोग घायल हो गए। घायलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमोद प्रभाकर भी शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार मुस्लिम संगठनों की ओर से शनिवार को मधेपुरा में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। पप्पू यादव फिर कांग्रेस में होंगे शामिल। पटना के पाटलिपुत्र एक्सोटिका में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी के पूर्व नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में नेताओं ने सर्वसम्मति से कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया। पप्पू यादव ने कहा कि यह कदम बिहार में कांग्रेस को मजबूती देगा और सामाजिक न्याय के संघर्ष को नई दिशा मिलेगी। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से वे जल्द मिलेंगे और पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, आज से हमारा हर कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने में जुट जाएगा। बिहार में हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग हो रहे साइबर ठगी के शिकार। बिहार में एक साल की अवधि में स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले करीब 40 लाख लोग साइबर ठगी का शिकार बने हैं। यानी प्रतिदिन औसतन 10,958 लोगों को साइबर अपराधियों ने तरह तरह के तरीके से अपने जाल में फंसाया। दूरसंचार विभाग के अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक के आंकड़ों से यह चिंताजनक तस्वीर उजागर हुई है। राज्य में करीब 5.5 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन उपभोक्ता का नंबर साइबर ठगों के पास कई माध्यमों से पहुंच जाता है। साइबर अपराधी ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान डिजिटल पेमेंट, एटीएम कार्ड से पेमेंट आदि के माध्यम से मोबाइल नंबर को प्राप्त कर ठगी करते हैं। अब बिहार के सहकारी बैंकों से भी ले सकेंगे गोल्ड लोन। अब बिहार के सहकारी बैंकों में भी गोल्ड लोन मिलेगा। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार सोमवार को सहकारी बैंकों में गोल्ड लोन ज्वेलरी योजना और पेमेंट गेटवे का शुभारंभ करेंगे। गोल्ड ज्वेलरी लोन योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को उनके स्वर्ण आभूषणों के मूल्यांकन के आधार पर 20,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन देंगे। लोन पर ब्याज दर 9.5% से 10% होगी। अवधि 1 माह से अधिकतम 12 महीने होगी। समय पर लोन चुकाने पर अवधि विस्तारित की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि लोन की राशि आभूषण के मूल्यांकन के आधार पर तय की जाएगी। दोपहिया वाहनों के मामले में करोड़पति हुआ बिहार। दोपहिया वाहन के मामले में बिहार करोड़पति हो गया है। 1,41,00,000 गाड़ियों में से 1 करोड़ से अधिक यानी 77% दोपहिया वाहन बिहार में है। देश में कुल दोपहिया वाहनों की संख्या 27 करोड़ से अधिक हो गई है। देश में उपलब्ध कुल दोपहिया वाहनों में 4% केवल बिहार में है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 3,87,00,000 दोपहिया वाहन है। परिवहन विभाग के अनुसार बिहार में सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में 2024 में दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। पूर्व मंत्री फिरोज अहमद का सिक्कों से तौलकर सम्मान। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद का रविवार को पश्चिम चंपारण के मैनाटाड़ प्रखंड स्थित पिडारी पंचायत के झरी गांव में भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें सिक्कों से तौलकर सम्मानित किया। यह समारोह हनुमान मंदिर के पास मैदान में आयोजित हुआ। पूर्व मंत्री ने कहा कि वे हमेशा जनता के बेटे और भाई बनकर सेवा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री पद उन्हें जनता के आशीर्वाद से मिला और अब एक बार फिर जनता का समर्थन उन्हें चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकाल के विकास कार्यों पर भरोसा जताने की अपील की। मिड डे मील में फिर से मिलेगा अंडा। बिहार के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत शुक्रवार को फिर से अब बच्चों को अंडा दिए जाने की शुरुआत होगी। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने पटना समेत सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर इसकी शुरुआत करने को कहा है। दरअसल बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए बीच में बच्चों को शुक्रवार को अंडा दिए जाने पर रोक लगा दी गई थी। इसकी जगह पर बच्चों को मौसमी फल सेव, केला दिए जाने का निर्देश मिला था। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बर्ड फ्लू के प्रकोप को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी में बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण तत्काल प्रभाव से शुक्रवार के मेनू से अंडा हटाने को कहा था। बिहार के 19 जिलों में आंधी, बारिश, बिजली का येलो अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज यानी रविवार को बिहार के 19 जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान गया और औरंगाबाद जिले में आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। यहां कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। नवादा जिले में वज्रपात से एक किशोर और 5 पशुओं की मौत हो गई। 8 मई से बिहार में फिर एक बार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इंडो नेपाल बॉर्डर से म्यांमार के नागरिक अरेस्ट एसएसबी ने किशनगंज से सटे भारत नेपाल सीमा पर पश्चिम बंगाल के पानी टंकी क्षेत्र से म्यांमार के 6 संदिग्ध नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये सभी युवक बिना पासपोर्ट और वीजा के 2022 से 23 में मिजोरम के रास्ते भारत में प्रवेश कर गए थे। पकड़े गए युवकों के पास से दिल्ली में बने फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और एक व्यक्ति के पास पैन कार्ड भी मिला है। बांका में होमगार्ड भर्ती की तैयारी शुरू। बांका पुलिस लाइन में 5 मई से होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीएम अंशुल कुमार और होमगार्ड कमांडेंट के साथ चयन प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। गृह रक्षा वाहिनी की शारीरिक दक्षता परीक्षा 29 मई तक चलेगी। उम्मीदवार 29 अप्रैल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में 18,000 से अधिक उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से करीब 1,000 उम्मीदवारों की दौड़ और शारीरिक जांच होगी। बिहार में चोरों ने हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। खबर बिहार के आरा से है, जहां चोरों ने हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। शनिवार की रात बदमाशों ने हनुमान जी की आंख और मुकुट की चोरी कर ली। बजरंगबली की आंख सोने की थी, जबकि मुकुट चांदी की थी। घटना आरा स्टेशन परिसर स्थित हनुमान मंदिर की है। पुजारी के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस घटना से स्टेशन की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी का वीडियो पुलिस खंगाल रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 को लेकर ट्रैफिक रूट में पटना के शहरी इलाके में बदलाव किया गया है। 4 मई को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक नई व्यवस्था बनी रहेगी। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, मरीज, वाहन, पैदल यात्री, नीट, यूजी के अभ्यर्थी को इस रूट से जाने पर पाबंदी नहीं होगी। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की शुरुआत। बिहार में पहली बार रविवार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किया गया। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मशाल जलाकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, केंद्रीय खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई तक किया जाएगा। प्रदेश के 5 जिलों में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय और राजगीर शामिल हैं। लोजपा ने नवादा से 2 विधानसभा सीट मांगे। नवादा के नवीन नगर स्थित जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल में लोक जनशक्ति पार्टी की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। जिला अध्यक्ष मनोज सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रेस वार्ता में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। इस दौरान पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जनगणना जरूरी है, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। उनका मानना है कि इससे समाज में विभाजन हो सकता है। मोकामा में परशुराम महोत्सव, ललन सिंह ने की पूजा। मोकामा में 7 दिवसीय राजकीय भगवान परशुराम महोत्सव का आयोजन चल रहा है। रविवार को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। पटना से मोकामा पहुंचने पर जदयू और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परशुराम जयंती को राजकीय समारोह का दर्जा दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने मोकामा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। जेपी गंगा पथ का विस्तार मोकामा तक कर दिया गया है। बक्सर थर्मल पावर प्लांट को लेकर बड़ी कवायद। बक्सर में निर्माणाधीन 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लेने एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता पहुंचे। उन्होंने 2 दिवसीय दौरे में परियोजना स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। परियोजना स्थल पर सीआईएसएफ जवानों ने उन्हें सलामी दी। एसटीपीएल के सीईओ विकास शर्मा ने हिमाचली टोपी और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। गुप्ता ने मेकअप वाटर पंप हाउस, गतिशक्ति मल्टी कार्गो टर्मिनल और कोल हैंडलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य संयंत्र के कंट्रोल रूम और जलाशय का भी अवलोकन किया। अधिकारियों को निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बीपीएससी टीआरआई 3 पास।
15,528 शिक्षकों को मिली पोस्टिंग। बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की पोस्टिंग शुरू कर दी गई है। शनिवार को शिक्षा विभाग ने 14 जिलों के 15,518 शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी। बाकी जिले के शिक्षकों को भी अगले 2 दिनों में पोस्टिंग कर दी जाएगी। 15 मई तक इन शिक्षकों को अनिवार्य रूप से योगदान कर लेना है। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बूथ पर 1,200 मतदाता। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बूथ पर 1,200 मतदाता होंगे। करीब 96,000 मतदान केंद्रों के गठन की तैयारी की जा रही है। निर्वाचन विभाग के अनुसार किसी बूथ पर 1,200 से अधिक मतदाता होने की स्थिति में सहायक मतदान केंद्र बनेगा। यह मतदान के पूर्व तैयार होने वाली अंतिम मतदाता सूची के आधार पर तय होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की ओर से बूथों के गठन करने के बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उसकी समीक्षा कर चुनाव आयोग को अनुशंसा भेजी जाएगी। बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार। पटना पुलिस ने दीदारगंज थाना क्षेत्र में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 21 बाइक बरामद की है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग के अनुसार शनिवार सुबह दीदारगंज थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली। निजामपुर बगीचा इलाके में कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिलों की खरीद बिक्री कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की। सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाते समय रसोइया के बाल खुले न हो। पटना मोकामा प्रखंड के एक स्कूल में मध्याह्न भोजन में शिकायत आने के बाद जिला शिक्षा कार्यालय साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर सजग हो गया है। जिला शिक्षा कार्यालय पीएम पोषण योजना की ओर से रसोइयों के लिए विशेष आदेश जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि मध्याह्न भोजन बनाते समय रसोइया का बाल खुला नहीं होना चाहिए और नाखून कटे होने चाहिए। भोजन तैयार करते समय सूती वस्त्रों का प्रयोग करेंगे। भोजन बनाने के लिए साफ पानी का प्रयोग किया जाए और चावल, दाल, सब्जी को समुचित तरीके से धोकर येज किया जाए। पत्र में कहा गया है कि स्कूलों में खाद्यान्न का भंडारण नमी वाले स्थान पर नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में चावल जमीन पर बिखरा नहीं होना चाहिए। बच्चों को निर्धारित समय पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। महागठबंधन की तीसरी बैठक। तेजस्वी बोले, लोगों के बीच मेरी उपलब्धियां गिनाइए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार यानी आज को महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई। दीघा आशियाना रोड स्थित दीघा रिसोर्ट में हुई बैठक का नाम इंडिया गठबंधन संवाद कार्यक्रम नाम दिया गया। 3 घंटे तक चली बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं से अपनी उपलब्धता गिनाने को कहा। तेजस्वी ने कहा, लोगों के बीच जाकर मेरी उपलब्धियां गिनाइए। 17 महीने की सरकार में जो हमने 7 लाख नौकरियां दी वो लोगों को बताइए। बिहार के हर थाने में भ्रष्टाचार है, उसके लिए आवाज उठाइए। ओवैसी बोले, पहलगाम में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा मिले। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से पहलगाम हमले में मारे गए 27 लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। सिर पर तिरंगे की पगड़ी पहने ओवैसी रविवार को पूर्वी चंपारण के ढाका में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है और वो बार बार भारत पर हमला करता है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे पड़ोसी देश दोबारा किसी भी तरह के हमले के पहले 100 बार सोचेगा। हम केंद्र सरकार के फैसले के साथ हैं। बिहार शरीफ में इको पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, आधुनिक फव्वारे लगेंगे। प्रदेश के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ सुनील कुमार नालंदा पहुंचे। इन्होंने बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी स्थित हिरण्य पर्वत पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्नयन कार्यों का रविवार को शिलान्यास किया। मंत्री सुनील कुमार ने 2 करोड़ 64 लाख की महत्वाकांक्षी परियोजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 1 करोड़ की परियोजना की जानकारी दी। 68 लाख आवंटित किए जाएंगे। इस योजना के तहत हिरण्य पर्वत की सीढ़ियों का विस्तार मंदिर तक किया जाएगा। पर्वत पर आधुनिक फव्वारे, एक उत्कृष्ट कैफेटेरिया और विश्व स्तरीय शौचालय बनाए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर पीछे की तरफ फेंसिंग की जाएगी। फिटनेस पार्क की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पहाड़ के ऊपर से पार्क में पत्थरबाजी की आशंका को रोकने के लिए पर्वत के किनारे भी फेंसिंग लगाई जाएगी। किशनगंज में बड़े स्तर पर होगा पुलिस अधिकारियों का तबादला। पूर्णिया प्रक्षेत्र के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने शनिवार को किशनगंज का दौरा किया। एसपी कार्यालय पहुंचने पर एसपी सागर कुमार ने उनका स्वागत किया। पुलिस लाइन में जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। डीआईजी का यह दौरा प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। डीआईजी ने बड़ी प्रशासनिक घोषणा करते हुए कहा,
कि एक ही जिले में 5 वर्ष से अधिक समय से तैनात थानाध्यक्षों और पुलिस पदाधिकारियों को दूसरे जिलों में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही एक ही रेंज में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों को दूसरी रेंज में भेजा जाएगा। इसके लिए सहायक अवर निरीक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है। नीतीश सरकार ने ग्रामीण विकास पर दिया जोर। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार रविवार को बिहार शरीफ प्रखंड के ग्राम पंचायत राजडुमरावा के मंडाज पहुंचे। यहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सांसद कौशलेंद्र कुमार और विधान पार्षद रीना यादव भी उपस्थित थीं। मंत्री श्रवण कुमार ने मंडाच में 8,60,000 रुपए की लागत से मनरेगा के तहत निर्मित चेक डैम का उद्घाटन किया। उन्होंने डुमरावा गांव में आरसीसी पुलिया का भी उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित नाला काम का भी लोकार्पण किया गया। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन। दरभंगा में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में रविवार को आंदोलन हुआ। हजारों की संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सभी ने एक सुर में कहा कि यह कानून हमें मंजूर नहीं है। प्रदर्शन इस्माइलगंज ईदगाह में हुआ। आयोजन इमारत शरिया ने किया। इसमें केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना फैसल वली भी दरभंगा पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि नया वक्फ कानून समाज के लिए घातक है। इससे वक्फ से चलने वाले संस्थान बंद हो जाएंगे। यह पूरे देश को मंजूर नहीं है। जाति जनगणना की घोषणा पर उत्सव मार्च का आयोजन। समस्तीपुर के सारी गांव में नगर युवा जदयू के बैनर तले रविवार शाम केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना कराई जाने की घोषणा पर उत्सव मार्च निकाला गया। उत्सव मार्च के दौरान लोगों ने पटाखा फोड़कर खुशी का इजहार किया। उत्सव मार्च के दौरान लोगों के बीच मिठाई भी बांटी। मार्च का नेतृत्व युवा जदयू के नगर अध्यक्ष राजदीप कुमार ने किया। उत्सव जुलूस सारी चौक से मणिपुर दुर्गा स्थान होते हुए विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान लोगों ने जगह जगह पटाखा फोड़कर खुशी का इजहार किया। डीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को जमीनी स्तर पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने रविवार को समाहरणालय में सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डीएम ने योजनाओं से जुड़े भूमि अधिग्रहण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी 2025 को मधुबनी दौरे के दौरान 9 बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी। 7,000 छात्रों के लिए बनेगा केंद्रीयकृत परीक्षा भवन। पूर्वी चंपारण में केंद्रीयकृत परीक्षा भवन बनेगा। इसके लिए जमीन की खोज की जा रही है। मोतिहारी सदर के रुल्ही में जमीन देखी गई थी, लेकिन लो लैंड होने के कारण शिक्षा विभाग ने उसे लेने से मना कर दिया, जिसके बाद दूसरी जगह जमीन देखी जा रही है। डीओ संजीव कुमार ने बताया कि पी पराकोठी हाई स्कूल सहित कई अन्य जगह को चिन्हित किया गया है। जमीन मिलने पर परीक्षा भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। परीक्षा भवन 7,000 कैपेसिटी का होगा। परीक्षा भवन के निर्माण के लिए 360 गुणा 270 फीट जमीन की आवश्यकता है। बिहार के 25 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई नीट परीक्षा। नीट यूजी 2025 परीक्षा रविवार को शाम 5 बजे संपन्न हुई। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने कहा कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा हार्ड था। नीट परीक्षा को लेकर देश भर की पुलिस भी सतर्क रही। साथ ही छात्रों को आगाह किया गया था कि किसी भी तरह के अफवाहों से बचें। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने भी एक नोटिस जारी कर आम जनता और कैंडिडेट्स को अफवाहों और साइबर जालसाजों द्वारा अभ्यर्थियों और पेरेंट्स के साथ की जा रही धोखाधड़ी वाली कॉल्स के प्रति आगाह किया था। एआईएमआईएम की सभा में प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। किशनगंज में शनिवार को बहादुरगंज कॉलेज मैदान में आयोजित एआईएमआईएम की जनसभा एक गंभीर विवाद में घिर गई है। भाजपा जिला महामंत्री कौशल झा ने एआईएमआईएम नेता और पूर्व विधायक तौसीफ आलम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। कौशल झा ने रविवार को बहादुरगंज थाना में तौसीफ आलम के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सभा के वीडियो फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे हैं। भारत नेपाल सीमा पर महिलाओं से शराब तस्करी। भारत नेपाल सीमा पर शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में आदापुर थाना पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता मिली। मूर्तियां गांव के पास गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक महिला तस्कर को 120 पीस नेपाली कस्तूरी ब्रांड शराब के साथ गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष धर्मवीर चौधरी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने सैनिक रोड स्थित मूर्तियां गांव के समीप चेकिंग अभियान चलाया।
इस दौरान एक महिला पुलिस को देखकर भागने लगी। महिला पुलिस बल ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके झोले से नेपाली शराब की बोतलें बरामद की गईं। गिरफ्तार महिला की पहचान मूर्तियां निवासी मंजीत नट की पत्नी शांति देवी के रूप में की गई है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।